हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुणता लर्निंग हब। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास यानी कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट पार्ट मैं इसका पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने संसाधन यानी कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट पढ़ा था, उसके क्लासिफिकेशन पढ़े थे और क्लासिफिकेशंस के डेफिनेशंस पढ़े थे। तो आज यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट में संसाधनों का विकास यानी कि बेसिकली उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। सो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधनों का विकास यानी कि संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, यानी कि मनुष्य के जीवन चलाने के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है उसी प्रकार जीवन का गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भी है। यानी कि जितना नेसेसरी है, आवश्यक है, कंपलसरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जीवन के क्वालिटी यानी बनाने के लिए। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। यानी कि पहले क्या मानते थे कि लोग जो कि संसाधन है वो कहाँ से आई है, भगवान ने दिया, हमें नेचर ने दिया है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है। यानी कि फिर लोग क्या मानते थे कि ये तो हमें भगवान ने दिया है तो भगवान दोबारा दे सकते हैं, तो वो मतलब जैसे मर्जी वैसे इन संसाधनों का उपयोग यानी यूज करते चले गए, जिससे निम्नलिखित समस्याएं, जिससे ये सारी प्रॉब्लम पैदा हुई। तो क्या क्या प्रॉब्लम आई? कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का हास, यानी कि हास का मतलब है कि ख़त्म होना, कम हो जाना। यानी कि कुछ व्यक्ति जो होते लालची लोग, वो खुद ही अपना सारा मतलब उनके सोच के अकॉर्डिंग कि ये तो भगवान का है तो सारा का सारा मैं इसे अपना लेता हूँ, तो जिसके कारण सब लोगों को नहीं मिल पाया और कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ लोग गरीब। तो संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया, जैसे कि मैंने बताया। 2 पॉइंट हो गया इसमें। नेक्स्ट आपका क्या है? संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत, अक्षय प्रदूषण या भूमि निम्नीकरण आदि। तो इन सब से और भी प्रॉब्लम हुई जो कि हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट किया। प्रदूषण बढ़ गया एंड क्या बोलते हैं, जो हमारा ओजोन परत है जो यूवी लाइट से हमें प्रोटेक्ट करता था वो खुल गया है। भूमि का निम्नीकरण यानी कि जो ज़मीन है वो छोटी से छोटी होती जा रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे बीच आई। अब मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यानी कि मानव जीवन की गुणवत्ता यानी कि इंसान की जीवन की जो इम्पोर्टेंस है उन्हें बनाए रखने के लिए और जो हमारे वर्ल्ड में शांति बनाए रखने के लिए जो संसाधन का एक अच्छा लीगल बंटवारा है वो आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों के द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, दोहन यानी कि उसका यूज जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यानी कि अगर एक ही कैटेगरी के लोग अब उसे यूज करते रहेंगे जो भी संसाधन है हमारे पास, तो दूसरा वर्ग तो ऐसे ही भूखमरी या अन्य चीज़ों से परेशान होकर मर जाएगा। तो ये जो हो जाएगा कि एक तरह से शासन वाला राज्य हो जाएगा। इससे पृथ्वी पे खतरा हो सकता है क्योंकि प्रदूषण फैलेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे पृथ्वी को प्रॉब्लम होगी। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। यानी कि अच्छा अस्तित्व, अच्छा इंसान बनना अच्छा पोषण का ही एक हिस्सा है। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सतत पोषणीय विकास बेसिकली क्या है? जो जिस विकास में यानी कि जिस में आर्थिक अर्थ हो, यानी कि बेसिकली अगर पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हमें सब कुछ मिल रहा है, उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। और जो हम अपने आने वाले पीढ़ी यानी कि आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ बचा रहे हैं, उसे बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। नेक्स्ट आपका क्या है? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन।
तो रियो डी जनेरो बेसिकली ब्राज़ील का राजधानी है, यानी कि ब्राज़ील का कैपिटल है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वैसे ही रियो डी जनेरो ब्राज़ील का राजधानी है। तो 1992 में जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व के स्तर पर बढ़ते पर्यावरण के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने का था बेसिकली। तो इस सम्मेलन का अर्थ क्या था कि हमारे पृथ्वी पे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहे हैं, यहाँ वहाँ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो उनका बेसिकली सॉल्यूशन ढूंढना था कि हम इन सब चीज़ों से कैसे निपटारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान किया। ये एजेंडा 21 है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछा जाता है कि एजेंडा 21 के बारे में बताइए, ये बेसिकली क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये क्या है। तो आप इसमें क्या है कि यह एक घोषणा है, बेसिकली एक घोषणा है ये, जो कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड स्टेट कह सकते हैं आप, ये सारा में हुआ था। UNCED के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास यानी कि यूनाइटेड स्टेट एंड दिस इज़ अ कॉमन फॉर इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। आपका एजेंडा 21 नहीं तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ये क्या है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, दो तरीके से पूछ सकते हैं पेपर में। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था, या इसका उद्देश्य क्या था ये भी पूछ सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था बेसिकली कि सतत पोषणीय विकास हासिल करना था, यानी कि सबको बराबर से संसाधन का उपयोग करने का हक मिले, सब बराबर से संसाधन का यूज करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भी चीज़ें बचाएं। तो ये सारी चीज़ें की स्वीकृति दी गई थी। यह एक सूची है जिसका उद्देश्य समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, संसाधन नियोजन, यानी कि अब हम एक योजना बनाएंगे कि सबको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन का एवं सर्वनाम नीति एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक विविधता है और यह ये भी महत्वपूर्ण है, यानी कि जो हमारे भारत जैसे देश में बहुत सारे लोग डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट धर्म के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो है संसाधनों का बंटवारा करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यह एक प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरी तरह संसाधनों की कमी है। यह एक ऐसा देश है जहाँ एक चीज़ यानी कि जैसे मसाले तो बहुत है यहाँ, लेकिन अदर चीज़ जैसे कि पेट्रोल या अदर चीज़ों पे जाएँ तो बहुत ही कम है। तो एक बैलेंस बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, यानी कुछ ऐसे देश हैं, प्रदेश है इसमें कि जहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने संसाधन में भरपूर है, उन्हें दूसरे प्रदेश की ज़रूरत नहीं है। और कुछ ऐसे देश भी जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। तो उदाहरण झारखंड या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों के खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। तो इन सब में खनिज और कोयले के बहुत मात्रा में भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है, लेकिन उधर मूल विकास की कमी है, डेवलपमेंट नहीं है, तकनीक की कमी है। राजस्थान में पवन ऊर्जा और संसाधनों की बहुतायत लेकिन जल संसाधन की कमी है।
पवन और सौर ऊर्जा तो बहुत है वहाँ राजस्थान में, लेकिन जल की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर एक संतुलन का नियोजन, मतलब कि संसाधन का नियोजन की आवश्यकता है कि हर राज्य में सब कुछ बैलेंस हो, कहीं कम या ज़्यादा नहीं हो। तो इसके लिए एक नियोजन बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आता है आपका भारत में संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन का एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि लोगों में कोई भी चीज़ इक्वल बांटना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, जिसमें देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना है। सबसे पहले तो ये हमें पता लगाना होगा कि कौन से राज्य में कौन सी चीज़ सबसे अधिक है, कौन से राज्य में कौन सी चीज़ बहुत कमी है। तो एक बेसिकली सूची तैयार करनी होगी। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना है और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना है। यानी कि ये भी देखना है कि वो चीज़ ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है किसी राज्य में, तो उसकी जो क्वालिटी है वो तो अच्छी है, उसे लोग अच्छे से यूज तो कर सकते हैं, ये भी आपको देखना पड़ता है। फिर संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी या कौशल संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होता है। फिर अगर आपको कोयला है तो डायरेक्ट आप खदान से निकाल के तो नहीं उसे उपयोग में कर सकते हैं ना, उसे पहले उपयोग में लाने के लिए उसे अच्छी क्वालिटी की बनानी होगी, उसके लिए आपको उच्च तकनीकी इंडस्ट्री चाहिए। तो ये सारों का ध्यान भी रखना पड़ता है सारी चीज़ें को। फिर संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, एक बैलेंस बनाना भी होता है। फिर स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन के नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। तो ये सारा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर आता है आपका किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि उपलब्ध अगर कराई गई है तो एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप संसाधन बहुत ही मात्रा में उपलब्ध है तो उससे वो जो है काम सही नहीं होगा, काम सरल नहीं होगा, उससे आगे भी कुछ करना पड़ता है। देश में बहुत से क्षेत्र जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं, जैसे कि झारखंड में कोयला तो है फिर भी वो पिछड़ा आता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें बेसिकली पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़े ओल्ड सोच के हैं। तो इसके विपरीत कुछ ऐसे भी प्रदेश संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। तो आर्थिक रूप से विकसित होने का मतलब ये है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे सोच वाले हैं, काम करना जानते हैं। तो उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेश का इतिहास यानी कि हमारे देश पे कई सालों तक अंग्रेज़ों ने राज किया। तो हमारा जो देश है वो एक उपनिवेश है। किसी भी देश को गुलाम होना उपनिवेश कहलाता है। तो उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। यानी कि बहुत ही मुख्य आकर्षण रहे हैं कि जैसे कि हमारे भारत देश में बहुत सारी जो संसाधन है बहुत प्रचुर मात्रा में था, इसलिए अंग्रेज आए और लूट लाट के चले गए यहाँ से। उपनिवेशों के देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश के संसाधनों का शोषण किया था, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में भी तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और स्थागत परिवर्तन किए जाए। यानी कि कोई भी संसाधन है तभी उपयोग में लाए जा सकते हैं जब उसे फैक्ट्री में करके उसे उपयोग करने योग्य बनाए जाए। तो उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास समृद्धता और तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता, ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। तो क्योंकि भारत के पास इन सब का एक्सपीरियंस था, अनुभव था, क्योंकि वो पहले अंग्रेज़ों के साथ कर चुके थे वो सारी चीज़ें, इसलिए उनको ये सब करने में आसानी होगी। तो संसाधनों का संरक्षण, अब संसाधनों को हम बचा कैसे सकते हैं। संसाधन किसी तरीके के विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा होती है, जैसे प्रदूषण वगैरह। तो इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, यानी कि संसाधनों का बचाव आवश्यक है।
भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है, यानी कि फ्यूचर से ही। उदाहरण था, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है: हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं। यानी कि एक संतुष्ट व्यक्ति तो उसके लिए ये वो सोचता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक लालच व्यक्ति, उसके पास कितना भी कुछ ना हो लेकिन वो उसे लालच ही होता है, उसे लगता है और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो गांधी जी का कहना था, एक संतुष्ट व्यक्ति के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक लालची व्यक्ति के लिए कुछ नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। यानी कि गांधी जी का कहना था कि ना ही अधिक उत्पादन हो, यानी कि हम इतना चीज़ें नहीं उत्पाद कर ले कि हमें उसे रखना पड़े, हमें बस इतना उत्पाद करना है ताकि हम अपने पेट भर सकें, हम अपने यूज में ला सकें। ऐसा नहीं कि हम बचा के रखें और अभी भूखे रहें, ऐसा नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण का वकालत 1968 क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में शुमसर ने अपनी पुस्तक का स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन का एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में यानी कि 1987 में बूटरलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया गया है। इस रिपोर्ट ने सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कि संकल्पना के प्रस्तुत की संसाधन, यानी कि इस बुक में बेसिकली वो सारी योजना लिखी हुई थी कि यानी कि हम कैसे संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं और सतत पोषणीय विकास को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं की वकालत थी। इस रिपोर्ट में हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा भी था। यानी कि एक कॉमन बुक, पूरे विश्व के लिए कॉमन बुक बनाई गई जिसमें ये सारा टॉपिक साझा किया गया कि हम अपने संसाधन को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम अपने अगली जनरेशन के लिए रख सकते हैं, कैसे उसे हम नियमित उपयोग कर सकते हैं ताकि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और हर एक इंसान को बराबर से हक मिले संसाधन को यूज करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स इस बुक में रखे गए थे। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे भूमि संसाधन और उसके आगे के बारे में। थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।